नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल आयुर्वेद पाठशाला के साथ और आप इनको जो है आयुर्वेद की पाठशाला चैनल। तो इसके पहले वीडियो में हमने बात की थी कि हम अष्टांग हृदय स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल नो डाउट अष्टांग हृदय ही पढ़ेंगे हम लोग। और देखिए, ये जो आपको देखिए अनुक्रमणिका दिख रही होगी, इंडेक्स दिख रही होगी, तो देखिए उसमें पहला अध्याय जो आयुष्कामी अध्याय है, इसको कि आज हम कंसल्ट करेंगे और पूरा चैप्टर आज देखेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको एक एक पिन पॉइंट समझ में आएगा। तो बिल्कुल आपको कुछ भी बस केवल देखते रहना है, समझते रहना है। आप बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी दीजिएगा, आपको बिल्कुल चीज़ समझ में आएगा। देखिए, आयुष्कामी अध्याय जो है, पहले तो इसके बारे में समझिए आखिर ये क्या है। देखिए, आयुष्कामी से आप समझ में आ रहा होगा, इसमें क्या आयु की क्या कामना करेंगे, क्या करेंगे, आयु की कामना। मतलब कोई भी रोगी है उसकी भी आयु कामना, और स्वास्थ्य की भी रक्षण करेंगे, और मतलब उसको रक्षा करेंगे, उसके स्वस्थ व्यक्ति के, और जो निरोगी है उसको रोगी बनाएंगे। ठीक है, और उसकी आयु की कामना करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है आयुर्वेद का प्रयोजन। ठीक है, आयुर्वेद का प्रयोजन। अब इसमें एक श्लोक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। देखिए, आयु कायमानेन धर्मा सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशेषु विधेय परमादरा। ठीक है, अब देखिए आयु का प्रयोजन क्या है इस श्लोक के आधार पर, तो हम लोग इसको देखते हैं। अब देखिए, इसमें धर्म अर्थ सुख नामक इन तीन पुरुषार्थों का साधन आयु है। ठीक है, अतः आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद शास्त्रों में निर्दिष्ट उपदेशों में परम आदर करना चाहिए। अब देखिए, अब अगले जो आगे आता है आयुर्वेद की परिभाषा या लक्षण। ठीक है, इसको देखते हैं। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद सा उच्यते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद की परिभाषा पूछी जाती है, आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिस शास्त्र में हितायु अहितायु सुखायु दुखायु का वर्णन हो एवं आयु के लिए उचित आहार विहार और औषधि का वर्णन हो, उससे आयुर्वेद कहते हैं। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। तो अब देखिए, अब आगे चलते हैं तो आयुर्वेद का अवतरण जो है, या आयुर्वेद का अवतरण, अब ये जो अवतरण हुआ है या ये बना है किसी तरीके से तो बना होगा। अब देखिए, पहले क्या, पहले ब्रह्मा जी आए, है ना, पहले ब्रह्मा जी आए, फिर दक्ष प्रजापति, अश्वनी कुमार आए, फिर इंद्र, फिर विभिन्न महर्षि आए, अग्निवेश और पुनर्वसु पहले ब्रह्मा जी आए। ठीक है, एक नंबर, दूसरा दक्ष प्रजापति, तीसरे अश्वनी कुमार और चौथे इंद्र से पुनर्वसु आत्रे, और 6 अग्निवेश और 7वां विभिन्न महर्षि आए। ठीक है, फिर तो ऐसे ही होता रहा। अब देखिए, एक इसकी मैं जो शॉर्ट ट्रिक है, अब यहाँ पे नहीं बताऊँगा आपको, एक छोटी छोटी वीडियो डाला करूँगा इसमें आपको केवल शॉर्ट ट्रिक दूंगा, यहाँ पे नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ। पहले ब्रह्मा जी है, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, पुनर्वसु आत्रेय, अग्निवेश और विभिन्न महर्षि। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको याद कर लेना है। अब देखिए, आयुर्वेद के 8 अंग। अब आयुर्वेद के जो 8 अंग है, हालांकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ है, एक श्लोक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे श्लोक नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, मैं आपको श्लोक गा के बता दे रहा हूँ। काय वाल ग्रहो ऊर्धांग शल्य दृष्टा जरावशान अष्टावंगानी तस्यायु चिकित्सा एसु संसृता। ये एक श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप इसको किताब से याद कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप किताब को टच ही ना करें। देखिए, किताब अगर पढ़ेंगे, ये एक कंसाइज नोट्स है, छोटा एक नोट्स है, ये केवल आपको हेल्पफुल हो सकता है एक बीएमएस पास करने में, लेकिन हो सकता है अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ समझ में आएंगी। ठीक है, अगर आप कोशिश करेंगे तो, अन्यथा की स्थिति में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब देखिए, काय चिकित्सा पहली, जैसे मैंने काय वाल गुरु ऊर्ध्वांग किया था ना, अभी काय चिकित्सा क्या होती है, आमाशय और पक्वाशय के रोगों के लिए। ठीक है, बाल तंत्र या कौमार वृत्ति इसको कहते हैं। कौमार वृत्ति हमारा 3rd ईयर में आता है, तो उसको क्या कहते हैं, भरपूर बल एवं धातुओं का अभाव। अब गृह चिकित्सा क्या है, जिसको भूत विद्या वगैरह समझ रहे हैं ना लोग करते हैं, ब्लैक मैजिक, काला जादू समझ लीजिएगा। ठीक है, अब ऊर्ध्वांग चिकित्सा जो आती है, ऊर्ध्वांग चिकित्सा में क्या, ऊर्ध्वांग मतलब ऊर्ध्व अंग, ऊर्ध्वांग कौन से, ऊपर के। ठीक है, जो थ्रोट है उसके ऊपर। ठीक है, तो सालक तंत्र आता है इसमें, ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट रोग जो होते हैं वो किस में आते हैं, ऊर्ध्वांग चिकित्सा में। अब देखिए, अगला जो आता है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा में क्या, शल्य तंत्र सबसे प्रधान अंग, जो सबसे मेन अंग होते हैं, मतलब डाइजेशन में या जो हमारे एब्डोमेन में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, दृष्टा विष चिकित्सा। दृष्टा मतलब होता है विष चिकित्सा। ठीक है, इसको अगत तंत्र के अंदर पढ़ते हैं, जो कि हम 3rd ईयर में अगत तंत्र है।
ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी। और देखिए सुश्रुत का संपूर्ण कल्पस्थान, जो सुश्रुत ने वर्णित किया है उसमें कल्पस्थान में संपूर्ण बहुत अच्छा इसमें दे रखा है, ठीक है। अब देखिए जो सातवां जो आता है आपका जरा चिकित्सा, जरा चिकित्सा और रसायन तंत्र। रसायन मतलब जो आयु को बढ़ाएं, ठीक है, बहुत से रासायनिक द्रव्य हैं तो जो आयु को बढ़ाएंगे, ऐसा रोडदत्त बताते हैं। अब देखिए आगे, अब जो अगला जो आ जाता है वृश्च चिकित्सा। वृश्च चिकित्सा क्या, बाजीकरण तंत्र। अब बाजीकरण में क्या, जैसे शुक्र का संतर्पण और शुक्र को शुद्ध करना व बढ़ाना। जैसे किसी को शुक्र की प्रॉब्लम हो गई है तो इस चिकित्सा के अंतर्गत हम लोग क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, स्पर्म के काउंट के बारे में। और अब देखिए पहले तो अब मैं आपको ये बता दूं, सर का मतलब क्या होता है, चल, सर को ही चल कहते हैं। स्थिर को हम लोग क्या कहते हैं, रुक जाइए देखते हैं, ठीक है, स्थिर को हम लोग क्या कहते हैं, अचल, ठीक है। स्नेह को क्या कहते हैं, स्निग्ध, ठीक है, ऐसा आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए एक जो वायु पित्तम कफश श्रोति त्रिदोषा समझता, ये त्रिदोष का एक वो है, एक श्लोक है, वायु पित्तम कफश श्रोति त्रिदोषा समझता। मतलब बात पित्त कफ, ये 3 प्रकार के ये दोष होते हैं जिसको कि आपको पता होगा शायद, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बात पित्त कफ, तो देखिए बात कहाँ पे होता है, नाभि जो होती है अपनी ना, अम्बिलिकल कॉर्ड जहाँ पे होती है, तो अम्बिलिकल रीजन जो होता है उसके नीचे क्या होता है, नाभि के नीचे क्या होता है, बात, ठीक है। और नाभि और हृदय के बीच में क्या होता है, पित्त, ठीक है। तो नाभि के नीचे क्या हो गया, बात, नाभि और हृदय के बीच में क्या हो गया, पित्त, और ऊपर हृदय के ऊपर कफ। आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो देखिए नाभि और हृदय के ऊपर जहाँ स्टमक होता है तो वहाँ पे लीवर होता है, लीवर पे आप समझ सकते हैं कि पित्त, मतलब वहाँ एक तरीके से मान लीजिए खाना का पाचन बहुत तेज़ी से होता है, तो वहाँ पित्त, ठीक है, पित्त क्योंकि अग्नि होता है। और बात मतलब नाभि के नीचे, ठीक है। और क्योंकि जो गैस पास होती है ना, ऐसे याद कर लीजिएगा, एक कॉमन सेंस है, उसको गलत तरीके से मत लीजिएगा। देखिए फ्लक्टुएंट्स होती है जो गैस पास होती है, जो हमारी अपान वायु होती है जो पास होती है, तो वो क्या बात नीचे से ही तो होती है ना, तो नाभि के नीचे। और कफ, जैसे हमें जब कोल्ड हो जाता है तो कफ कहाँ, ऊपर होता है ना, तो ऐसे हृदय के ऊपर, लेकिन उसको कफ वो मत समझिएगा, ठीक है। तो नाभि के नीचे। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन किताब में एक बहुत अच्छा आपको, अधिकतर मोस्ट ऑफ द किताबों में आपको एक बहुत अच्छा सिस्टमेटिक तरीके से एक आपको टेबल मिलेगा। अगर मेरी कोशिश हुई तो मैं जब शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसमें देखिएगा जो बात को हमने वृद्धावस्था से जोड़ा है कैसे। देखिए जो सबसे लोअर पोर्शन सबसे बाद में, जो आयु में सबसे लास्ट में क्या आता है, वृद्धावस्था, बीच में क्या आता है, युवावस्था, सबसे पहले क्या आता है, बाल्यावस्था। अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें तो पहले क्या आएगा, कफ, फिर पित्त, फिर बात, इसी प्रकार से बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखिए दोषों का अग्नि पर प्रभाव, दोषों का अग्नि प्रभाव कैसा है। अगर देखिए बात दोष बढ़ेगा तो विषम अग्नि होगी, पित्त दोष बढ़ेगा तो तीक्ष्ण अग्नि होगी, कफ दोष बढ़ेगा तो मंदाग्नि होगी, ठीक है। तो जिसकी मंदाग्नि होती है तो वहीं से हम जब उसकी जो प्रकृति देखते हैं तो हम वहाँ पे कफ दोष समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तीनों दोष के सम रहने पर अग्नि भी सम रहती है, ठीक है, इस बात को आपको याद कर लेना है। अब देखिए आगे दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव। अब दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव किस तरीके से है, देखिए बात दोष है तो क्रूर कोष्ठ है, ठीक है, पित्त दोष है तो मृदु कोष्ठ है, ठीक है, कफ दोष है तो मध्यम कोष्ठ है, ठीक है। तीनों दोष के सम रहने पर तो क्या कहलाएगा, मध्यम कोष्ठ, ठीक है। मध्यम मतलब सीधी सी बात, एवरेज समझ लीजिएगा ना। जब तीनों चीज़ें जुड़ जाएंगी तो एक तरीके से एवरेज हम लोग निकाला करते हैं ना छोटी क्लास में, इस तरीके से यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात के गुण कौन कौन से हैं, तख्त, रूक्षो, लघु, शीता, खरा, सूक्ष्म, चलो, नीला, ठीक है। अब देखिए रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल, इसको क्या कहते हैं, अनिल कहते हैं, ठीक है। तो चल मतलब जो प्रवाहित होती रहती है, तो बात ही एक ऐसा दोष है जो कि इधर उधर घूमता रहता है। अब देखिए पित्त की बात करते हैं, पित्तम सा स्नेहम तीश्रोषणम लघु विषम सरमद्रम, ठीक है। तो पित्त जो होता है सा स्नेह, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विस्त्र, सर और द्रव, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको याद कर लिया। अब देखिए कफ के गुण, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बात पित्त कफ के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्निग्ध, शीतो, गुरुमंदा, सलक्षण, मृतस्ना, स्थिरा, कफा, ठीक है। अब देखिए इसको देखते हैं, स्निग्ध। देखिए
जो स्निग्ध है, एक यही एक गुण ऐसा है जो कि बात से भी मिलता है, ठीक है। स्निग्ध, शीत, गुरुमंद, सलक्षण, मत्स्य, स्थिर, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, अब आगे देखते हैं। तो अब देखिए, अब आगे क्या मैं आपको, सॉरी, स्निग्ध नहीं, ये जो शीत है, जो ये शीत है, शीत ही इसका भी है, देखिए शीतो, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया अभी, स्निग्ध को मैंने इसने समझ के इस तरीके से बता दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अब आप समझ गए। शीत जो गुण है वो कैसा, बात का और कफ का दोनों का ही है, ठीक है। अब संसर्ग, जो संसर्ग है, हाँ एक चीज़ बता दूं, कफ जैसे शीत जो गुण है, जैसे अगर कहीं हम ठंडी चीज़ खा लेंगे तो क्या होगा, कफ बढ़ जाएगा और अग्नि कैसी मंद पड़ सकती है, ठीक है। और जैसे अगर आपने देखा भी होगा, जिसको प्रॉब्लम होती है अर्थराइटिस की, जिसको गठिया वात कहते हैं, तो वो बात की एक रोग होता है, और जिसमें कि ठंडी हवा चलती है तो उसमें दर्द होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। संसर्ग, किन्हीं दो दोषों का एक साथ क्षय या वृद्धि होना क्या कहलाता है, संसर्ग। सन्निपात क्या कहलाता है, तीनों दोषों का एक साथ क्षय या वृद्धि। संसर्ग और सन्निपात पूछे जा सकते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए धातुओं का वर्णन। धातुओं का वर्णन क्या, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन्हें दूष्य कहते हैं क्योंकि ये दूषित करते हैं, दूषित होते हैं, ठीक है। और मलों का वर्णन, मूत्र, पुरुष, स्वेद, ये तीन क्या होते हैं, मल होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु किसका मल है। रस का क्या है, कफ, रक्त, पित्त, ठीक है। और मांस का क्या है, नासिका, ठीक है। और मेद का क्या है, तो मेद का क्या है, रोम, जिसको पसीना कहते हैं। अस्थि का क्या है, नाखून होते हैं ना। मज्जा क्या है, आँखों व त्वचा, ठीक है। अब इस जो शुक्र धातु है, जो शुक्र धातु एक होती है, पूछा जा सकता है कि शुक्र धातु है वो क्या है, मल नहीं है, ठीक है। क्या नहीं, मल नहीं है, और क्या है, निर्मल है, ये कभी दूषित नहीं होते, ठीक है। मतलब अगर कहा जाए दूषित तो कह सकते हैं, लेकिन मल नहीं होते, ठीक है। अगर मल पूरी तरह दूषित हो जाते हैं तो उसको दूषित कहते हैं, उस तरीके से उसको मल कहने लगते हैं। और थोड़ा बहुत अगर होता है चल वो दूषित कहते हैं, ठीक है। तो मल नहीं है, ठीक है, निर्मल है। और अन्न में क्या, मूत्र और पुरीस, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ तक देखा। अब देखिए रस और उन पर दोषों का प्रभाव हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसा कि हमको पता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दोबारा देखता हूँ, इसमें दिखाता हूँ। मधुर, अम्ल, लवण, ये तीन जो है ना, ये बात का क्षय करेंगे और कफ की वृद्धि करेंगे, ठीक है। तो बात का क्षय करेंगे और हाँ, ये वात का क्षय करेंगे और कफ की वृद्धि करेंगे। और नीचे वाले क्या करेंगे, वात की वृद्धि करेंगे और कफ का क्षय करेंगे, ठीक है। और ये जो तीन है, अम्ल, लवण, कटु, ये क्या करेंगे, पित्त की वृद्धि करेंगे, और बाद बाकी जो है ना, पित्त का क्षय करेंगे। और पित्त का क्षय होगा, जाहिर सी बात है, बल का घटता क्रम है और बल घटेगा, ठीक है। और बल घटेगा तो क्या होगा, आपको पता है, अग्नि मंद हो जाएगी। अब देखिए मधुर जो है, अब इसमें कौन कौन से महाभूत होते हैं, पृथ्वी और जल, ठीक है। अम्ल में क्या, पृथ्वी और अग्नि। लवण में क्या, जल और अग्नि। कटु में क्या, वायु और अग्नि। तिक्त में क्या, वायु और आकाश। कसाय में क्या, वायु और पृथ्वी, ठीक है। जिस रस का कुछ समय बाद अनुभव हो उसे अनुरस कहते हैं, ठीक है। जो बाद में उसको विपाक बाद की बात है, अनुरस अलग है, ठीक है। थोड़ा सा आप जब समझेंगे तो आपको अच्छी समझ में आएगा इन चीज़ों में, ठीक है। विधि भेद से द्रव्य के तीन प्रकार होते हैं, समन द्रव्य होते हैं, कोपन द्रव्य होते हैं, स्वस्थ हितम होते हैं। जैसे कि तेल, जैसे तेल है ऊपर, जैसा तेल है तो तेल क्या है, बात दोष का समन करता है, ठीक है। आपको इसको याद कर लेना, बात दोष का क्या समन करता है। घी क्या करता है, पित्त दोष का समन करता है। और जो मधु है, तो मधु क्या करता है, मधु जो होता है कफ दोष का समन करता है, ठीक है। अब कोपन द्रव्य क्या होता है, जो द्रव्य दोष धातु मल को कूपित करें, जैसे यवक, पाटल, मांस, उड़द और मछली, मंदरस, मंद, सरसों का तेल, दधी, किलाट। और स्वस्थतम क्या है, ऋतुचर्या के अनुसार सेवन करना, ठीक है। स्वस्थतम ये हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। विपाक क्या है, तो विपाक में क्या है, कोई द्रव्य किसी भी रस से युक्त हो क्यों ना हो, उसका विपाक तीन प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन प्रकार का उन्होंने विपाक बताया है। अभी तक शायद आपने विपाक के बारे में बहुत कम पढ़ा होगा, तो आप इसको अच्छे से यहीं समझ लीजिए, क्योंकि विपाक जो है ना, आपको द्रव्य गुण में अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए अगर देखा जाए तो इसमें देखिए इसका एक वो भी होता है श्लोक, तो मैं श्लोक आपको बताऊं तो श्लोक क्या है, त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद, अम्ल, कटुकात्मा।
ठीक है, आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, आप किताब से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एटलीस्ट मतलब पढ़ लीजिएगा, मेरा कहना केवल इतना है। अब देखिए, कोई भी द्रव किसी भी रस से युक्त क्यों ना हो, उसका विभाग 3 प्रकार, कौन कौन सा? मधुर, अम्ल और कटु। ठीक है, 3 प्रकार का हो गया। और सारंगधराचार्य ने विपाक का परिचय इस प्रकार दिया है: 10 रसों का सार शरीर पर तत्कालिक प्रभाव पड़ जाने के बाद जठराग्नि के साथ संयोग होने के अनंतर जो दूसरे रस की उत्पत्ति होती है उसे विपाक कहा जाता है। रोग आरोग्य के कारण काल, अर्थ तथा कर्म के हीन योग, मिथ्या योग एवं अनियोग रोग उत्पत्ति के कारण है। इनका सम्यक योग आरोग्य का एकमात्र कारण है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रोगों के 2 भेद होते हैं, निज और आगंतुक। तो देखिए, जो निज का मतलब होता है खुद स्वयं से। ठीक है, भीतरी दोष की विषमता से उत्पन्न जो होते हैं उसको क्या निज रोग कहते हैं। ठीक है, आगंतुक क्या बाहरी कारणों से उत्पन्न होते हैं, जो बाहर जैसे कि अभिघात, अगर बाहर से कोई कुछ लग गया हमारे शरीर में। अब 2 प्रकार के रोग अधिष्ठान है, कौन कौन से, या आश्रय संस्थान है, तो कौन कौन से हैं? वो काय है, शरीर है और मन है। ठीक है, तो देखिए, अब मानसिक दोषों की निरुक्ति क्या है? सत्वम, रजस और तमस। ठीक है, जो मानसिक दोष होते हैं सत्व, रज, तम। तो देखिए, अस्ति इति सत, सतो भाव सत्वम, तो अस्थि युक्त होते हैं। ठीक है, अस्थि तत्व युक्त होते हैं। ठीक है, अब रजत क्या? रंजति अनेन इति रजा, राग और असाक्ति वा। और तमस का क्या? ताम्यति अनेन इति तम, विनाशकारक जो उपजय और प्रधान गुण होता है। ठीक है, अब रोग की परीक्षा हम कैसे करते हैं? दर्शन, स्पर्शन, रोग संबंधी। ठीक है, क्वेश्चन पूछकर। अब रोग की परीक्षा हम कैसे करेंगे? निदान, पूर्व रूप, लक्षण, उपसर्ग, संप्राप्ति। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा, इन चीज़ों को बहुत डिटेल में बताऊंगा। रोगी परीक्षा आप कैसे करते हैं और रोगी की परीक्षा भी कैसे करते हैं, रोग रोगी दोनों की। आप अभी केवल थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो में कोशिश करूँगा। देखिए, आप भी वीडियो ऐसा नहीं है कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर कहता हूँ, मैं कुछ वीडियो ऐसी बनाऊँगा जिसमें कोई भी क्लास नहीं पढ़ी होगी, तो आप उसको जाके देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, अब देखिए, देश भेद का वर्णन, देश भेदों का वर्णन। भूमि देश कौन कौन से हैं और देश है शरीर के कौन से हैं? ठीक है, शरीर के विभिन्न अवयव, देश, देश। ठीक है, अब भूमि देश कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब भूमि देश कौन से? 3 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? एक होता है साराट देश, एक अनूप और जंगल। जंगल क्या? बातस, पित्तस व रक्तस रोग ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ऐसे देशों में। अनूप देश में बातस और कफस रोग अधिक होते हैं। सात देश में सभी दोष सम रहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, अष्टांग हृदय के 6 स्थान: सूत्र, शारीर, निदान, चिकित्सा, कल्प और उत्तर। ठीक है, सूत्र स्थान में कितने? 30 चैप्टर हैं। शरीर में 6 ऊपर लिखे हुए ना, निदान में 16, चिकित्सा में कितने? 22, कल्प में 6, उत्तर तंत्र में 40। ठीक है, अब देखिए, दोष, चिकित्सा और समन देखते हैं। जैसे बात दोष है तो हम क्या करें? बस्ती का प्रयोग करेंगे। पित्त दोष है तो विरेचन का, कफ दोष है तो बमन का। और समन कैसे करते हैं? बात दोष का समन तेल से करेंगे, पित्त दोष का घी से, कफ दोष का मधु से। पीछे हम पढ़ चुके हैं, अभी तुरंत ही मैंने बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक अभी कंप्लीट किया। अब देखिए आगे, अब चिकित्सा के 4 पाद होते हैं। ठीक है, एक होता है भिषक द्रव्य, इसको शोधन समन द्रव्य भी कहते हैं। ठीक है, उपासता, जैसे रोगी के केयर करने वाला जो होता है ना। अब देखिए, और चौथा क्या है? रोगी को स्वयं। वैद्य के 4 गुण कौन कौन से होते हैं? आप देखिए, इसके जो श्लोक हैं आप अच्छी तरह इसको पढ़िएगा और श्लोक भी इसके याद करिएगा। ठीक है, किताब से। अब देखिए, वैद्य के 4 लक्षण कौन कौन से हैं? दक्ष, तीर्थ, दृष्टकर्म और जो शुचि हो, मतलब शरीर आचरण से शुद्ध हो। ठीक है, अब देखिए, औसत मैं आपको आपसे केवल एक बताना, क्या मैं आपसे एक सजेशन मैं पूछ रहा हूँ, क्या मुझे एक तरीके से परायण आप समझते हैं? जैसे कि कोई भी एक मैं ऐसी वीडियो डालूं जिसमें केवल मैं श्लोक का वाचा मतलब उच्चारण करूं, ऐसा आप चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। औषध द्रव्य के 4 लक्षण: बहुकल्प, मतलब अनेक रूपों में हो, बहुगुण, सभी गुण हो, संपन्न हो और योग हो। ठीक है, उस जो रोग के योग हो तो उसको क्या? अब 4 हो गए। प्रचारक का क्या है? प्रचारक उपासता के 4 लक्षण: अनुरक्त, स्नेह रखने वाला, शुचि, खान पान में ध्यान रख देने वाला, दक्ष और बुद्धिमान। ठीक है, प्रचारक ऐसा होना चाहिए। अब देखिए, रोगी के 4 लक्षण क्या हैं? आढ़ में जन धन हो। ठीक है, उसके पास विषगवश्या, वैद का ना पालना, मतलब उसको ऐसा नहीं कि वो वैद की बात ही ना माने, अपना ही चले भाई, अपना जो भी मन चल रहा है। ठीक है, ज्ञापक,
सुख दुख कहने वाला, ठीक है, और सत्व ज्ञान, ना घबराने वाला हो, ठीक है, और जनधन मतलब रुपये पास उसके पास होना चाहिए, तभी तो आ पाएगा ना, तभी तो ट्रीटमेंट कर पाएगा, ले पाएगा, ठीक है, करना क्या, ले पाएगा। रोगों के प्रकार कितने होते हैं, तो रोगों के प्रकार कितने, 2 होते हैं, साध्य 2 होते हैं, मतलब वैसे 2 होते हैं, ठीक है, साध्य और असाध्य, ठीक है, साध्य और असाध्य होते हैं। और साध्य कितने होते हैं, 2, और असाध्य कितने, 2। सुख साध्य में क्या है, जो सुख से सुख पूर्वक जो खत्म हो जाए, ठीक है, तो वो वाली जैसे चिकित्सक विधियों उसको सहन कर सकें और वे ऐसी व्याधि में निपुण हों, ठीक है, जैसे कोल्ड, ठीक है। कृष्ट साध्य क्या, कृक्ष, कष्ट साध्य मतलब या कृच्छ साध्य बात एक ही है। इनमें शस्त्र, क्षार, अग्नि, दाह तथा विष का यूज़ हो और ऐसी विधियाँ कष्टपूर्वक ठीक होती हैं, जैसे सर्जरी। यहाँ पे क्या है, सुख साध्य के विपरीत लक्षण हो, ऐसी व्याधियाँ कभी ठीक नहीं होती, रोगी चल फिर सकता है, जैसे अस्थमा और टीबी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सही भी हो जाती है अगर सही समय पे आ जाए पेशेंट हम लोगों के पास। तो प्रत्यारभ्य मतलब अनुक्रम, जिसमें मृत्यु सूचक अनेक लक्षण हो, मतलब मृत्यु सूचक कैसे कि उसमें एक लक्षण दिखाई पड़ रहा हो कि ये मरने वाला है, ठीक है, जिसमें रोगी का अंतिम समय चल रहा हो, ठीक है। वैसे काफ़ी बीमारियां हैं। अब देखिए, अब गुड़ कौन कौन से हैं, तो इसमें देखते हैं। तो गुड़ देखिए, गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण शांत मृदु स्त्रा, और अब ये तो एक गुड़ हुए, ठीक है। तो विंशति गुण है, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो उसको अच्छी तरह पढ़िएगा। इसी के विपरीत जो गुण हो जाते हैं 20, तो ऐसे करके 20 हो जाते हैं, मतलब ये 10 और इसके विपरीत हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ऐसे करके विंशति गुण उसको कहा गया है। बहुत अच्छा इसका श्लोक है, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, वहाँ से पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोग आरोग्य के कारण, कालार्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्या अतिमात्र का समय योगस्य विज्ञे रोगम आरोग कारणम, ठीक है। और अब देखिए रोगी की परीक्षा, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षते चा रोगिणाम, ठीक है। इस प्रकार से दर्शन स्पर्शन प्रश्न पूछते हैं तो रोगी की परीक्षा करते हैं, ठीक है। अब रोग की परीक्षा कैसे, रोग निदानम प्राण रूप लक्षणों उपसय अतिवि, ठीक है, प्रप्तिवि, तो इस प्रकार से ये रोगी की परीक्षा हो गई। अब देखिए, जो पीछे हमने हालांकि लिखे हुए हैं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा एक नई वीडियो में इसको भी और चीज़ें समझाऊंगा, मतलब इसमें श्लोक का वाचा कर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, चिकित्सा के 4 पाद, विषक द्रव्याउपस्ताता रोगी पा चतुष्टयम चिकित्सक से निर्दिष्टम प्रत्येकम तत्चतुर्गुणम, ठीक है। अब वैद्य के 4 गुण कौन कौन से, दक्ष चीज शास्त्रार्थो दृष्टिकर्मा सूर्चि विषय। औसत के 4 लक्षण क्या है, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योगम औषधम, ठीक है। परिचारक का क्या है, उपासता इसको कहते हैं, तो 4 लक्षण क्या, अनुरक्त शुचि दर्शो बुद्धिमान परिचारिका। अब रोगी के 4 लक्षण क्या हैं, आड़ियो रोगी विषवश्यो ज्ञापका सत्वानपि, ठीक। इस प्रकार से ये सब हमने पढ़ा। अब जो नेक्स्ट हम जो चैप्टर लेंगे वो लेंगे दिनचर्या। तो आई होप आप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा फिर लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों शेयर करिए, आज दिन को शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आज का ये क्वेश्चन जो है, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। तो जो आज का जो है, आप ये चीज़ बताइएगा मुझे, जो कफ है, कफ दोष है, उसको किस आयु की किस अवस्था से कोरिलेट किया गया है, ठीक है। तो ये एक आज का क्वेश्चन है कि जो कफ दोष है उसको किस आयु से कंपेयर किया गया है, ठीक है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो बिल्कुल आप समझ पाएंगे। तो ठीक है, मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पोर्शन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।